नमस्कार दोस्तों, करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा जगत में आई एक अभूतपूर्व क्रांति के बारे में, जो पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर को एक नया मोड़ देगी, एक नए आयाम देगी। तो आप यहाँ पर देखोगे, नई शिक्षा नीति करे साकार ज्ञान, योग्यता और रोजगार। अब सिर्फ हमारी एजुकेशन पॉलिसी नॉलेज बेस्ड नहीं होगी। अब सिर्फ हमारी एजुकेशन पॉलिसी हर एक पहलू, चाहे नॉलेज हो, चाहे एबिलिटी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, हर एक सेक्टर को यहाँ पर कवर करेगी। साथ में आप देखोगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। पहले आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट ही प्रीफर कर सकता था, साइंस वाला साइंस के सब्जेक्ट ही ले सकता था। सोचो, मैं साइंस से हूँ, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, मैं चाहता हूँ ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट साथ में लेना, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे फिलोसफी पढ़ना है, मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है। तो पहले ये प्रोविज़न नहीं था, बट आप देखोगे इस नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। तो जो क्रिएटिव कॉम्बिनेशन है और जो सिलेबस की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बनाई गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको जानकारी देगी, ध्यान से समझना, ये आपको काबिल बनाएगी। हर एक सब्जेक्ट की एक सुपरफिशियल नॉलेज आपके पास होगी ही होगी। साथ में आप देखोगे कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एचआरडी अब बन चुका है हमारा शिक्षा मंत्रालय। एचआरडी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। क्यों कर दिया गया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में आप देखोगे आपका जो पहले सिस्टम हुआ करता था 10+2 सिस्टम, उसको रिप्लेस करके क्या चेंज कर दिया गया है, 5+3+3 और +4 सिस्टम। तो जानेंगे ये सिस्टम क्या है, किस तरह से ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा एजुकेशन सिस्टम को लेकर। साथ में जीडीपी का अभी तक आप देखोगे जस्ट 1.2% के आसपास हमारा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होता था। अब जीडीपी का 6% तक एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर किया जाएगा। ठीक है, इसमें सेंटर भी है, स्टेट्स भी है। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखोगे, सोचो आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, 1 साल के बाद आप ग्रेजुएशन से बाहर आ जाते हो, तो आप देखोगे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, ये दोनों फीचर यहाँ पर रखे गए हैं। ग्रेजुएशन आप 1 साल के बाद भी छोड़ सकते हो, 2 साल के बाद भी छोड़ सकते हो, 3 साल के बाद भी, और 4 साल में आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। उसके लिए भी प्रोविज़न बनाए गए हैं ताकि एजुकेशन सेक्टर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पर बर्डन ना बने, उसको फ्लेक्सिबिलिटी रहे जो वो करना चाहता है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के बारे में, आपकी स्थानीय भाषाओं के बारे में। तो आप देखोगे कम से कम 5वीं क्लास तक आपको टीचिंग दी जाएगी आपकी मातृभाषा में और आपकी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर। ये तो था इसका ओवरव्यू, हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो बाकी काफ़ी कुछ आना बाकी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना, ये जो लेक्चर होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्टर डोज होगा। क्यों, यहाँ पर मैं आपको हर एक पहलू डिस्कस करूँगा, चाहे इसका फ्यूचर हो और चाहे इसका पास्ट हो। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पास्ट की हमारी पॉलिसी आप देखोगे 1968 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके बाद जो 1986 की, याद रखना बहुत आसान है, पीछे के 2 डिजिट आप चेंज कर दो, 68 को उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 86। तो इससे पहले जो दो हमारी पॉलिसीज़ थी 1968 वाली और 1986 वाली, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए आप देखोगे। लगभग काफ़ी 30 से ऊपर सालों के बाद ये हमारी पॉलिसी आई है। ठीक है, तो काफ़ी अहम है। साथ में आप देखोगे इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब कुछ, कब लागू हुई, क्या रीज़न है, किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, इन सब पहलुओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर जो भी रिफॉर्म्स हुए, चाहे स्कूल एजुकेशन को लेकर हो, चाहे हायर एजुकेशन को लेकर हो, चाहे टीचर एजुकेशन को लेकर हो, हर एक पहलू को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे क्यों ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर का मतलब किन किन स्पेसिफिक एरियाज़ पर फोकस किया गया है। आपने देखा होगा जैसे जेंडर इक्वालिटी को लेकर, लिंग समानता को लेकर, दिव्यांग्स को लेकर काफ़ी सारे पहलू यहाँ पर कवर किए गए हैं। और लास्ट में देखेंगे फ्यूचर रोड मैप इस पॉलिसी का क्या होगा, किस तरह से भारत के शिक्षा जगत में ये एक अभूतपूर्व क्रांति आप लोगों के लिए लेकर आएगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सोचो 30 साल
के बाद हमारे शिक्षा जगत में इतने अभूतपूर्व या क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा रहे हैं, काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और साथ में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको जानकारी मिलेगी कि उनके बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखते हैं हम हमारा इसका क्या विज़न है, क्या गोल है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि हम चाहते हैं इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। स्पेशली यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के बारे में। अब देखो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। इक्विटेबल मतलब जहाँ पर सभी को अवसरों की समानता हो। वाइब्रेंट नॉलेज का मतलब आपके पास जो नॉलेज हो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ठीक है, जिसके माध्यम से आप सोसाइटी को सर्व कर सके। साथ में हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन के अंदर आप देखा होगा हमारी इस पॉलिसी के अंदर 6th क्लास से ही एम्प्लॉयमेंट के लिए या इंटर्नशिप के लिए क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी, ताकि बेसिकली ये एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का या स्टूडेंट का या चिल्ड्रन का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर कर सके, हर एक एंगल से उसका डेवलपमेंट कर सके। हर एक एंगल को यहाँ पर कवर किया गया है। आइए हम देखते हैं। तो अब देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रिलीज़ की गई थी 29 जुलाई 2020 को, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका होलिस्टिक और एनालिटिकल डिस्कशन आज आपको यहाँ पर मिलेगा। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब, क्यों, कैसे, क्यों लाई गई, क्या दिक्कतें थी पुरानी पॉलिसीज़ के अंदर, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इस पॉलिसी को स्टार्ट करने से पहले इसका अलग अलग सेक्टर हम लेंगे। सबसे पहले अर्ली एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हायर एजुकेशन हम देखेंगे, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट देखेंगे, टीचर एजुकेशन हम देखेंगे। बट छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, ठीक है। वो छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, सोचो मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। सोचो आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था, आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स को डिग्री लेने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता था। कई सारे तो इवन कंप्लीट भी नहीं कर पाते थे। इवन आप देखो इंजीनियरिंग में या अदर आर्ट्स वाला पार्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो पहले होता क्या था, आपको जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाले ऑप्शन नहीं थे। अगर आपको लगा कि 2 साल बाद मुझे ग्रेजुएशन छोड़नी है तो आप नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपने छोड़ दिया लेकिन आपको डिग्री नहीं मिलती थी। अब देखो इस एजुकेशन पॉलिसी, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपकी क्या है, डिग्री है, और ये आपकी क्या है, कैप है, जो आपको डिग्री पूरी होने पर स्पेशली इंजीनियरिंग एजुकेशन के अंदर आपको मिलती है। तो देखो क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ध्यान रखना, छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि आपको पता लगेगा कि ये पॉलिसी आप लोगों के लिए कितनी अहम है। यहाँ पर देखो MHRD, ऊपर देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसका नाम क्या कर दिया गया है, ठीक है। अब बेसिकली ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाएगी, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी। देखो, अंडर ग्रेजुएशन विल बी ऑफ ईदर 3 और 4 ईयर्स विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन का मतलब आप इसमें बार बार एंट्री ले सकते हैं और बार बार इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा। अब देखो, अगर सोचो आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी और ग्रेजुएशन स्टार्ट करने के बाद आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया और अब आपको यहाँ से एग्जिट करना है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट। 1 ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर 3 ईयर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर आप 4 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च। तो अलग अलग प्रोविजन में बांट दिया, इसको सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि भारत की एजुकेशन पॉलिसी भारत के विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार का बर्डन या भार या किसी भी प्रकार का बोझ ना बने। अब सोचो मुझे 2 साल हो गए, मुझे एग्जिट करना है, ठीक है, मुझे एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया, बट पहले कुछ नहीं मिलता था। जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं करोगे, चाहे वो कंप्लीट आप 5 साल में कर रहे हो, 6 साल में कर रहे हो, 7 साल में कर रहे हो, जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलती थी। अब डिग्री के भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लाइफ में जो भी करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मुझे वापस रिज्यूम करना हुआ तो वापस रिज्यूम भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो था एक छोटा सा डेमो कि ये पॉलिसी क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 1 बाय 1। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर
कि जो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कब लॉन्च की गई। जो मैंने आपको दिखाया था 29 जुलाई 2020 को इसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई। ठीक है, ये बेसिकली आप देखोगे द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द पीएम श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, मेकिंग वे फॉर लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर्स। हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे टीचर्स एजुकेशन हो, काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स यहाँ पर देखे गए हैं। कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा मैंने आपको बताया जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर कर दिया गया है। तीसरी चीज़ बेसिकली आप देखोगे ये 21st सेंचुरी की भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि इससे पहले कब की थी हमारी 1986 की। तो आप देखोगे दिस इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी एंड रिप्लेसेस द 34-year ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जो हमारी पॉलिसी 34 सालों पुरानी थी उसको रिप्लेस करके 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति भारत में आई है। इससे पहले दो आपको 1968 और 1986, ये मैं बात कर रहा हूँ किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद। अगर मैं बोलूँ तो ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020। इसका ड्राफ्ट तो बनकर 2019 में ही तैयार हो गया था। आपको पता है जो हमारे इसरो के पूर्व चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन साहब, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति ने इन सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स की सिफारिश की थी। इसमें काफ़ी सारे अदर एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को भी सम्मिलित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो कमेटी बनी थी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन साहब, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। और मेंबर्स भी आपको यहाँ पर एक बार देख लेने हैं कौन कौन इस कमेटी के मेंबर्स थे, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साथ में ध्यान रखना, अब आप बोलोगे कि 1986 और 68 से किस टाइप से डिफरेंट है। तो आप देखोगे ये जो पॉलिसी बनाई गई है कुछ इसके आधारभूत स्तंभ है, आधारभूत पिलर्स है या फाउंडेशन पिलर्स है। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है एक साथ सारे पहलुओं की। पहली बात एक्सेस, देख सकते हो एक्सेस, एक्सेस मतलब सबको यहाँ पर एक्सेस मिलना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का एक्सेस मिलना चाहिए, उस तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इक्विटी मतलब समता, ठीक है, सभी के लिए समान अवसर यहाँ पर क्रिएट किए जाने चाहिए। क्वालिटी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा यहाँ पर होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबल भी हो ये और अकाउंटेबल भी हो, ठीक है, आपकी जवाबदेही भी सुनिश्चित हो और आपको अफोर्डेबल भी हो हर एक टाइप का, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल आपकी एजुकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप रिलेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली भारत का टारगेट है एसडीजी गोल्स, भारत का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट दिए गए हैं 2016 से लेकर 2030 के बीच में जो कंप्लीट करने हैं। तो आप देखोगे दिस पॉलिसी इज़ अलाइंड टू 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। सिंपल सी चीज़ है, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित किए गए थे, जो 2030 तक सबको अचीव करने हैं, तो वो भी भारत का यहाँ पर काफ़ी बड़ा टारगेट है। अब आपको कमेंट करके एक चीज़ बतानी है, मैंने आपको पढ़ाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको बोला था 17 गोल्स से और 17 गोल्स के 169 टारगेट्स से। आपको ये बताना है जो स्कूल से रिलेटेड या जो एजुकेशन से रिलेटेड एसडीजी का कौन से नंबर का गोल है। जैसे आपने देखा होगा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, फर्स्ट नो पॉवर्टी आता है, सेकंड जीरो हंगर आता है। तो आपको बताना है एसडीजी गोल नंबर कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। साथ में अब ध्यान से समझना, जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, ये जो पॉलिसी है चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पर बर्डन नहीं बनेगी, फ्लेक्सिबल बनाएगी, होलिस्टिक बनाएगी। फ्लेक्सिबल मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब एक साथ में अलग अलग चीज़ों को इस एजुकेशन पॉलिसी में साथ में कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर हो, चाहे आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो, चाहे आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीएससी वाले पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप एक साथ यहाँ पर स्टडी
कर सकते हैं। साथ में शूटेड टू 21st सेंचुरी नीड्स एंड एम्ड एट ब्रिंगिंग आउट द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर एक स्टूडेंट के अंदर अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है वो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अच्छा हो, बट उसकी जो यूनिक क्वालिटी है, चाहे उसकी फैशन डिज़ाइनिंग में है, ठीक है, चाहे उसकी इंजीनियरिंग में है, ठीक है, चाहे उसकी ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है, जो उसकी यूनिक क्वालिटीज़ है, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर कोई भी चीज़ हो सकती है, उस यूनिक क्वालिटी को इस एजुकेशन रिफॉर्म के द्वारा बाहर लाया जाएगा। अदरवाइज़ कई सारी क्वालिटीज़ हमारी मन के मन में रह जाती है और जो स्टूडेंट अपना होलिस्टिक ग्रो यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये सब बताना है आपको क्यों ये पॉलिसी डिफरेंट है पुरानी पॉलिसीज़ से, किस तरह से ये सिर्फ न केवल नॉलेज पर बट ये एबिलिटी बेस्ड है, नॉलेज पर आधारित है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है। स्टूडेंट की यूनिक कैपेबिलिटीज़ को बाहर लेकर आने में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का विजन क्या था, क्या उन लोगों की सोच थी जिन्होंने इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया, तो अब देखो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बोला था, वाइब्रेंट नॉलेज का मतलब आपको समझना होगा। नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, ध्यान से समझना। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप नॉलेजेबल हो। वाइब्रेंट नॉलेज का मतलब आपकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, आपकी सोच, आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें एक साथ अलाइन होना चाहिए। आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिससे आप सोच सको, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप उसकी ला सको। तो बेसिकली ये क्या बनाना चाहती है, एक तो इक्विटेबल सोसाइटी जहाँ पर सभी को समान अवसर मिले, वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी और हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको ये प्रोवाइड करवाना चाहती है। दूसरी चीज़ ध्यान से समझना, दिस इज़ रिलेटेड टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से ये रिलेटेड है। अब आप बोलोगे सर ये संविधान से कैसे रिलेटेड है, अब देखो ये क्या करेगी, ये पॉलिसी डेवलप्स ए डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टुवार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होगी जो हर एक स्टूडेंट के मन में एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान क्रिएट करेगी। किसके लिए, हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, हमारी जो संवैधानिक आदर्श है, उनके प्रति एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान हमारे लिए ये क्रिएट करेगी। साथ में बॉन्डिंग विद वंस कंट्री, हमारी कंट्री के साथ हमारी बॉन्डिंग को ये और ज़्यादा सुदृढ़ करेगी। साथ में हमारे मन के अंदर एक अवेयरनेस लेकर आएगी, एक कॉन्शियसनेस लेकर आएगी। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हम ये डिसीजन ले पाएंगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है और क्या सही है। साथ में हमें एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाएगी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, जो पूरे वैश्विक परिदृश्य के अंदर हमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लाकर देगी। साथ में तीसरा देखो कितनी होलिस्टिक है, आप लोगों के अंदर ये क्या क्रिएट करेगी, स्किल्स क्रिएट करेगी। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो पॉलिसी होगी स्किल बेस्ड होगी। स्किल आपके अंदर आएगी, वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशन दैट सपोर्ट रेस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को भी साथ में लेकर चल रही है। जो आपके मानव अधिकार है उनके प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रति आपका कमिटमेंट इंश्योर करेगी। साथ में मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ में लेकर चलेगी और पूरी तरह से ग्लोबल वेलबींग, पूरे विश्व का कल्याण हो, उसकी भावना को आधार बनाकर ये पॉलिसी तैयार की गई है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या क्या इसके की प्रिंसिपल्स होंगे, ध्यान से देखना की प्रिंसिपल्स के बारे में। ये सब आपको यूज़ करने हैं अपने आंसर्स के अंदर। ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका न केवल प्रीलिम्स, न केवल मेंस, टिल इंटरव्यू तक इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। जब कोई आपसे पूछेगा ना किस टाइप से पॉलिसी डिफरेंट है, क्या क्या पॉलिसी लेकर आई है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। साथ में आप देखोगे यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है आपने, लोकल कॉन्टेक्स्ट और डाइवर्सिटी। ये एक पॉलिसी ऐसी बनाई गई है, इसका जो करिकुलम है, जो पूरा का पूरा कोर्स है, वो इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि ये भारत की विविधता, क्योंकि भारत में हम क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, तो भारत की विविधता को और ज़्यादा ये क्या करेगी, सुदृढ़ करेगी। और लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला, कम से कम 5वीं क्लास तक मातृभाषा को बढ़ावा देना, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें इस पॉलिसी को काफ़ी खास बनाती है। इक्विटी मैंने आपको बता दिया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप देखोगे इसके अंदर पूरे का पूरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे आपका NGO हो, उन सबको भी यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेक्नोलॉजी का यूज़, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स
आप देखोगे जो दिव्यांग लोग हैं, जो गिफ्टेड पीपल होते हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें फेस होती है। तो आप देखोगे चाहे टीचिंग हो चाहे लर्निंग हो, तो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिमोट एरिया से आते हैं, काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, दिव्यांग है, किसी न किसी प्रकार की कोई इंजरी है, उन लोगों तक भी एजुकेशन की एक्सेस को बढ़ाना, अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना, उन तक सुगमता से एजुकेशन को पहुंचाना इसका लक्ष्य होगा। तो ये भी इसका की प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया। हर एक स्टूडेंट की जो यूनिक कैपेसिटी होती है उसको रिकॉग्नाइज करना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है ये रट्टाफिकेशन पर आधारित नहीं है, ध्यान से समझना, ये रट्टाफिकेशन को प्रमोट नहीं करती, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को प्रमोट करती है, ठीक है। साथ में क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो इनोवेशन है, आपकी सोच है, उसको साथ में लेकर आएगी। साथ में इस पॉलिसी के माध्यम से आप देखोगे कंटिन्यूस रिव्यू प्रोसेस भी यहाँ पर की गई है। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाएगा, रेगुलर असेस यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इस पॉलिसी के माध्यम से देखने को मिलेगी। बोर नहीं होना, ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कितने सारे फीचर्स आप लोगों के सामने ये लेकर आएगी। अब देखो कुछ इस पॉलिसी के महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, फिर कुछ का हम डीपली डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ध्यान से देखना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाहूँगा वो हम बात करेंगे अभी इस सिस्टम की, क्योंकि मैंने बोला था कि क्या है आपका 5+3+3+4 सिस्टम। उससे पहले आप देखो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो किसको यूनिवर्सलाइज करेगी। एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब सार्वभौमिकरण, एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। और देखो यहाँ पर 2030 तक आपका जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होगा वो 100% कर दिया जाएगा। हाँ, मतलब बेसिकली भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक जो आपका इनिशियल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर एनरोलमेंट को पूरा 100% बना दिया जाए। साथ में इम्पोर्टेंट चीज़, वो सारे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं, तो इस पॉलिसी का टारगेट होगा उन 2 करोड़ बच्चों को वापस से एजुकेशन सेक्टर के अंदर लेकर आना। क्योंकि आप देखोगे इंडिया के अंदर ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है। ड्रॉप आउट का मतलब स्कूल में एडमिशन तो लिया बट बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। तो उन सब बच्चों को वापस कहाँ पर लेकर आना है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर लेकर आना है। साथ में आप देखोगे जो आपका सिस्टम है, आप काउंट करो, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 11 + 4 15। तो ये 15 ईयर्स का एक स्कूल करिकुलम डिज़ाइन किया गया है इस पॉलिसी के माध्यम से, जिसमें 12 ईयर्स तो आपके होंगे स्कूलिंग के और 3 ईयर होंगे आपके आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के माध्यम से। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में इस पॉलिसी के माध्यम से जो रिजिड सेपरेशन होता था, आर्ट्स वाला आर्ट्स ही पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग पढ़ेगा, वो जो रिजिड सेपरेशन था उसको हटा दिया गया है। एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों पर वोकेशनल एजुकेशन, मतलब ऐसी एजुकेशन जो आपको कैसा बना है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन। आपकी इंटर्नशिप, आप देखो क्लास 5th के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी गई है। आप देखो वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। जैसे ही आप 6 क्लास में होगे आपकी वोकेशनल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो आपको रोजगारोन्मुखी बनाती है, आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करती है। इंटर्नशिप आपने देखा होगा, आप कॉलेज टाइम पे इंटर्नशिप करते होंगे, कई लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी गए होंगे, कई सारी कंपनीज़ में भी आपने इंटर्नशिप की होगी। तो ये जो कल्चर है आप कॉलेज लाइफ से नहीं, इनिशियल लेवल से ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को वोकेशनल एजुकेशन मिल सके, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, फील्ड की नॉलेज यहाँ पर मिल सके, ठीक है। अब देखो कुछ और सिंपल चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि कम से कम क्लास 5 तक आपको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी ताकि हम डाइवर्सिटी को और भी ज़्यादा प्रमोट कर सके। साथ में आप देखोगे असेसमेंट मैंने आपको बोला, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर बोली, जो ग्रोस इनरोलमेंट मैंने बोला स्कूल एजुकेशन के अंदर तो आपको 100% करना है ग्रोस इनरोलमेंट, जबकि जो आपकी हायर एजुकेशन है उसमें बेसिकली इसको कहाँ तक लेकर जाना है, 50% लेकर जाना है 2035 तक। आपको आपकी जो स्कूल एजुकेशन है, एनरोलमेंट का मतलब कि सब बच्चों को स्कूल एजुकेशन के अंदर लेकर आना है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2030 तक आपको स्कूल एजुकेशन के अंदर 100% एनरोलमेंट करना है ताकि सब बच्चों को आप स्कूल ले जा पाए। और हायर एजुकेशन में इसको कहाँ तक पहुँचाना है, कम से कम 50% बच्चे तो जिन्होंने स्कूल एजुकेशन की है वो हायर एजुकेशन भी करें ही करें। इसके लिए
3.5 करोड़ सीट्स भी यहाँ पर हायर एजुकेशन सेक्टर में बढ़ाई जाएगी। साथ में मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के बारे में मैंने आपको बोला, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कॉलेज एजुकेशन का कि किस टाइप से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर के अंदर आपको अलग अलग डिग्री यहाँ पर दी जाएगी। एक और चीज़, आपने डेबिट और क्रेडिट का नाम सुना होगा, बट यहाँ पर आपको मिलेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी इस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आपका बेसिकली पूरी की पूरी एक एकेडमिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी। आपने देखा होगा जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग तैयार होती है जब वो अपनी सर्विस करते हैं, कौन कौन से अच्छे काम किए, कहाँ कहाँ पे करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो पूरी की पूरी प्रोफाइल यहाँ पर तैयार की जाएगी ताकि आपका असेसमेंट और भी अच्छे से किया जा सके। साथ में आप देखोगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि आपके रिसर्च कल्चर को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। रेगुलेशंस के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो ये तो छोटे छोटे सब हेड्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ आप देखोगे जो आपका भी देखा होगा आपने, जो एफिलिएशन सिस्टम होता है, ध्यान से समझना, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने देखा होगा तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी भी कॉलेज का एग्जांपल दे देता हूँ, उसके नीचे लिखा हुआ होगा एफिलेटेड बाय AICTE, ठीक है, एफिलेटेड बाय RTU, तो किसी न किसी के थ्रू आपको मान्यता मिलती है। एफिलेशन का मतलब जो मान्यता प्रणाली है कि पर्टिकुलर सोचो अगर मेरा कोई कॉलेज है तो मुझे किससे मान्यता लेनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो AICTE से लेनी पड़ेगी, और कोई दूसरा कॉलेज है तो किसी दूसरी ऐसी बॉडी से मुझे मान्यता लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस अफिलिएशन सिस्टम को भी अगले 15 सालों के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा और कॉलेजों को क्या प्रोवाइड कर दी जाएगी, ऑटोनॉमी या स्वायत्ता प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर आप देखोगे उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के द्वारा ही आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए भी काफ़ी सारे क्राइटेरियाज बनाए गए हैं ताकि जो कॉलेजेस हैं वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस वे में काम कर सके, ताकि रिसर्च कल्चर को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अभी तक नाम सुना होगा, जैसे आप सुनते होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, SEZ का नाम आपने सुना होगा। अगर आप कहीं भी हैं तो आपने देखा होगा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वहाँ पर प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर बनाए जाएंगे स्पेशल एजुकेशन जोन्स, ताकि वो सारे रीजन्स जो डिसएडवांटेज्ड हैं या वो सारे ग्रुप्स जिनको पूरी की पूरी इक्वालिटी नहीं मिल पाती है उन सबको यहाँ पर प्रमोट किया जाए। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, लिंग समानता को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो बेसिकली मेल और फीमेल के बीच में जो एजुकेशन लिटरेसी का गैप है उसको कम यहाँ पर किया जा सके। साथ में इंडियन लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जाएगा, स्पेशली आपका पाली हुआ, पर्शियन हुआ, प्राकृत हुआ, इनके भी नेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे ताकि बेसिकली जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी हम यहाँ पर प्रमोट कर सके। अभी आप देखोगे हम मैक्सिमम किसकी तरफ मूव होते जा रहे हैं, इंग्लिश की तरफ मूव होते जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारा ऑर्गेनिक कल्चर है, हमारी जो रूट्स हैं, उनको भी हमें वापस क्या करना है, वापस उनको जीवित करना है। तो इन सब लैंग्वेजेस को भी इस पॉलिसी के माध्यम से प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। सब लोग ध्यान से समझना, पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे आपने चेंजेस नहीं देखे होंगे, मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि 34 ईयर्स के बाद आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिले हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। अब देखो कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये कुछ और इसका ड्राफ्ट है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इस ड्राफ्ट से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेशली जो अर्ली एजुकेशन के बारे में कुछ फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इस ड्राफ्ट को भी यहाँ पर देख लेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब वो स्कूल में आएगा, आप देखोगे 3 ईयर्स से हम स्टार्ट करते हैं, 3 ईयर्स से उसका स्कूलिंग टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा होगा प्ले ग्रुप्स के बारे में, नर्सरी के बारे में, देन उसको प्रमोट किया जाता है क्लास 1 के अंदर। तो आप देखो यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्कूल एजुकेशन के सबसे निम्नतम स्तर से, जहाँ पर कोई बच्चा स्टार्ट करता है अपना स्कूल एजुकेशन। तो आप देखोगे यहाँ पर एजुकेशन मस्ट बी अचीव्ड बाय 2030 टू इंश्योर दैट स्टूडेंट एंटरिंग ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी। ध्यान रखना, अब इस चीज़ को समझना,
अगर कोई बच्चा क्लास 1 में अपीयर होता है, उससे पहले उसको किस तरह से तैयार किया जाए। क्लास 1 में लाने से पहले जो आपका अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर वो किस प्रकार से किया जाए। तो आप देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम कुछ सेक्टर्स की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आप एक डायग्राम यहाँ पर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर होगी उस डायग्राम के थ्रू। ये वाला डायग्राम आप देखोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखो इस डायग्राम के अंदर आप देखो, ये वाला हमारा जो पुराना सिस्टम है और ये वाला जो हमारा नया सिस्टम अभी 2020 पॉलिसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ध्यान से देना, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो 5+3+3+4 सिस्टम है वो क्या है, तो आप देखो न्यू पेडागोगिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसको मैं नाम देता हूँ 5+3+3+4 सिस्टम। इसमें देखो किस टाइप से इसका डिवीज़न किया गया है। सबसे पहले आप नीचे देखोगे, सबसे नीचे से आपका स्टार्ट होगा जिसको बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज, जहाँ पर बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो आप देखो जो आपका 5 साल होंगे, इनिशियली 5 साल होंगे आपके, वो होंगे आपके मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जो बच्चे को क्लास 1 वाला स्टेज है उससे पहले इसमें भी 2 पार्ट में बांटा गया है, इनिशियल 3 इयर्स और उसके बाद के 2 इयर्स। जो इनिशियली 3 इयर्स होंगे उसमें बच्चे को कहाँ पर भेजा जाएगा, आंगनवाड़ीज़ के अंदर, प्री स्कूल या बाल वाटिका। अब देखो जब 3 साल का बच्चा, ध्यान से समझना, जब 3 साल का एक बच्चा अपना एडमिशन लेता है, ठीक है, तो उसकी एज जो 3 to 6 वाला उसका जो टाइम पीरियड होगा, उन 3 सालों के टाइम पीरियड के अंदर बेसिकली उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, किसके माध्यम से, कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से उसको लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, प्लेफुल एक्टिविटीज़ के माध्यम से। किन किन जगहों पर, चाहे वो बाल वाटिका हो, चाहे आपकी प्री स्कूल्स हो, चाहे आपकी आंगनवाड़ी हो। इन 3 सालों के बाद अब बच्चा जाएगा क्लास 1 के अंदर, जहाँ पर 2 साल होंगे उसको। तो आप देखोगे जो क्लास 1 और 2 के अंदर आपका उन नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर वो यहाँ पर अपना डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पर भी प्रमोट किया जाएगा मल्टी लेवल और प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को। तो आपके जो इनिशियल 5 इयर्स होंगे उसमें जो आपका चाइल्ड है वो कहाँ पर पहुँच पाएगा, क्लास 2 तक वो कंप्लीट कर पाएगा। इनिशियली 3 इयर्स के अंदर वो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के अंदर, और नेक्स्ट 2 इयर्स आपके क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर। तो उसका जो फाउंडेशन लेवल है टिल क्लास 2 तक जो उसका फाउंडेशन लेवल यहाँ पर क्रिएट होगा। अब देखो जब बच्चा यहाँ से ऊपर जाएगा, अब उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। इस प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर वो 3 साल का टाइम पीरियड स्पेंड करेगा। यहाँ पर होगी उसकी क्लास 3 to क्लास 5। अब क्लास तीसरी से लेकर क्लास 5वीं तक जब उसकी एज कितनी हो चुकी होगी, एज हो चुकी होगी उसकी 8 से 11 के बीच में। यहाँ पर उसको किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, अभी तक क्लासरूम लर्निंग नहीं आई है, अब क्लासरूम लर्निंग आपकी आएगी। प्ले एक्टिविटीज़ यहाँ भी रहेगी, डिस्कवरी को प्रमोट किया जाएगा। अब सोचो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बच्चा जो क्लास 3 के अंदर एडमिशन लेता है उसमें भी डिस्कवरी या अनुसंधान जो बेस्ड एक्टिविटीज़ है उसको वहाँ पर दिखाया जाएगा, ताकि उसका माइंड तब से ही उस सेक्टर में काम करना स्टार्ट करे। साथ में इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग भी यहाँ पर स्टार्ट होगी। अब देखो फाउंडेशन स्टेज तक क्लासरूम लर्निंग नहीं है। क्लास 3 to 5 में जो उसके एज ग्रुप होगा 8 to 11 में, उसमें क्लासरूम लर्निंग स्टार्ट की जाएगी। अब देखो 5 हो गया, दूसरा 3 हो गया। अब जो तीसरा 3 होगा उसको बोला जाता है मिडिल स्टेज। क्या बोलेंगे, मिडिल स्टेज। जब आपका जो चाइल्ड होगा वो होगा क्लास 6 to 8 के बीच में, उसकी एज हो चुकी होगी 11 से 14 सालों के बीच में। अब यहाँ पर सोचो, पहले तो आप उसको दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, डिस्कवरी, ठीक है, आप कुछ चैनल्स आप उसको दिखा रहे हो, कुछ वीडियोज़ आप उसको दिखा रहे हो। अब उसको एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया जाएगा। जो आपका एज ग्रुप 11 to 14 होगा उसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, आर्ट्स हुआ, सोशल साइंस हुआ और ह्यूमैनिटीज़ हुआ। सिर्फ पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में नहीं। अभी तक आप क्या सोचते थे कि अगर कोई बच्चा रिसर्च में है तो वो साइंस फील्ड में जाएगा, नहीं, सोशल साइंस में भी रिसर्च हो सकती है, ह्यूमैनिटीज़ में हो सकती है, मैथमेटिक्स में हो सकती है, आर्ट्स में हो सकती है। हर एक सेक्टर में जो चाइल्ड जिस सेक्टर में जाना चाहता है या स्टूडेंट जिस सेक्टर में रिसर्च करना चाहता है उसको प्रमोट किया जाएगा मिडिल स्टेजेस के अंदर। तो ये हो गया आपका सेकेंड 3 वाला। कितने साल हो चुके, 5, 3 और 8 + 3 11 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो टोटल उसकी एज हो जाएगी यहाँ पर 14, क्योंकि 3 साल में उसने एडमिशन लिया है और 11 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका है। देन लास्ट के 4 ईयर्स, ठीक है, ये एजुकेशन वाला
4 ईयर्स में वो जाएगा क्लास 9 to 12 के अंदर, एज हो जाएगी उसकी 14 से 18। इस सेकेंडरी स्टेज के अंदर आप देखोगे इसको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा। अब आपको जब आप सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे तो वो स्टूडेंट की चॉइस के होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं। सोचो किसी बच्चे ने यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के अंदर रिसर्च की है, वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो हाँ जी वो बिल्कुल पढ़ सकता है। तो ये पूरा का पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा। उससे पहले आप देखोगे 10+2 वाला स्ट्रक्चर था। इनिशियल पर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, तो पहले हम क्या बोलते थे 10+2। अब उस 10+2 को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस स्ट्रक्चर के द्वारा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कूलिंग एजुकेशन, जो आपको क्लास 12 तक लेकर जाएगी। ठीक है, अब देखो अब इस एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रमोट होगी। जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, आपको हर एक सेक्टर में, चाहे आर्ट्स हो, क्राफ्ट्स हो, म्यूज़िक हो, रिलेशनशिप विद नेचर हो, एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। आपको कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स को इंटरेक्टिव वे से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साथ में टीम वर्क को प्रमोट किया जाएगा। प्ले बेस्ड और डिस्कवरी, जो मैंने आपको बताया, एथिकल वैल्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नाम देते हैं मोरल एजुकेशन, वो भी यहाँ पर प्रमोट की जाएगी। सेल्फ आइडेंटिटी को प्रमोट किया जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, एटिकेट्स, बिहेवियर को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम किया जाएगा। तो ये है आपकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर मैंने आपको जो बोला था उसमें जो आपकी पब्लिक स्पेंडिंग के बारे में आप देख सकते हो। पब्लिक स्पेंडिंग और एजुकेशन बाय स्टेट्स और सेंटर, वो जीडीपी का 6% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि एजुकेशन सेक्टर को और भी ज़्यादा यहाँ पर होलिस्टिक किया जा सके। साथ में ध्यान रखना, जो आपका जो पीजी प्रोग्राम है उसके अंदर एमफिल को अब हटा दिया गया है। अब एमफिल का कोई भी कोर्स नहीं रहेगा। जो आपका पीजी प्रोग्राम है वो 1 से 2 ईयर का होगा। अंडर ग्रेजुएशन तो मैंने आपको बता दिया, पीजी मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी 1 to 2 ईयर का होगा। उसमें भी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। कॉलेज एफिलिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ में ध्यान रखना, जो आपका सिलेबस है उसके जो करिकुलम का वेटेज है उसको भी कम किया जाएगा। साथ में अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। आपके जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं उनको वापस रीडिज़ाइन किया जाएगा। ऐसा भी बोला जा रहा है कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ में एक और चीज़, क्लास 6 से बच्चों के अंदर जो मैंने इंटर्नशिप बताई है, सोचो किसी को कोडिंग करनी है तो आप देखो न्यू करिकुलम टू इंक्लूड 21st सेंचुरी स्किल्स लाइक कोडिंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6। एक क्लास 6 वाला बच्चा कोडिंग स्टार्ट कर सकता है अगर उसमें उसकी इस टाइप से रुचि है। तो सोचो क्लास 6 से अगर उन चीज़ों को सीखेगा तो किस टाइप से अपने एम्प्लॉयमेंट को वो प्रमोट कर पाएगा। ठीक है, साथ में लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स को 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, एक डिजिटल ड्राइव भी। डिजिटल ड्राइव का मतलब किस टाइप से टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। अब टेक्नोलॉजी के लिए आप देखोगे, जो मैंने आपको बताया, इतने टाइप की नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस स्कूल एजुकेशन को और भी ज़्यादा एम्पावर बनाने के लिए। बिग डेटा का, ठीक है, आपकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का, सबका यूज़ यहाँ पर किया जाएगा ताकि स्कूल एजुकेशन को और भी ज़्यादा होलिस्टिक यहाँ पर बनाया जा सके। अब देखो ये तो हम बात कर रहे थे। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बोला था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आपका माध्यम क्या होगा, वो भी आप देख सकते हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टिल ग्रेड 5 एंड प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। ध्यान रखना, कम से कम 5वीं क्लास तक तो आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, जिस भाषा में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर आप क्लास 8 तक चाहें तो क्लास 8 तक, और उसके बाद में भी चाहें तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद को बढ़ावा और पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे नेपाली हो, हर एक लैंग्वेज को यहाँ पर अपना एक प्रमोशन मिलेगा। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन टू बी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट। 3 लैंग्वेजेस टू बी टॉट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट और यूटीज। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेजेस भी कम से कम इतनी लैंग्वेजेस तो आपको स्टूडेंट को सिखानी ही पड़ेगी ताकि स्टूडेंट हर एक भाषा के बारे में जान सके। और यही रीज़न है कि डाइवर्सिटी को और भी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। साथ में जो जितनी भी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो भी वाइडली अवेलेबल होगी स्कूल्स में, उनको भी आप अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो ये भी सेक्टर आप बताएंगे कि इस पॉलिसी के
माध्यम से बहुभाषावाद का जो विज़न है, जो उद्देश्य है, उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। उसके बाद आप देखोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो आपका टीचर रेशियो होगा उसको भी इंश्योर यहाँ पर किया जाएगा। काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, जिसके माध्यम से टीचर्स जो ट्रेनिंग है उसको और भी ज़्यादा अच्छे से इंश्योर किया जा सकता है, तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर बताया गया है। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँगा अब करिकुलम की। अभी हमने बात की, देखो हमने किस टाइप से पॉलिसी को कवर किया। सबसे पहले हमने होलिस्टिक उसका आंकड़े देखी। अब हमने बात की थी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, कि इनिशियल ईयर्स में किस टाइप से बच्चा जब क्लास नर्सरी या आंगनवाड़ी या बाल वाटिका से क्लास 12 तक पहुंचता है, उसके बाद जो करिकुलम की हम बात कर लेते हैं, जो उसका सिलेबस होगा वो किस टाइप से होगा। तो देखो करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर एसेंशियल। करिकुलम को कम किया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दिस इज़ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आप देखो कैसे किया जाएगा। देखो रिडक्शन इन करिकुलम को किस प्राइस प्रमोट किया जाएगा, जो आपका कोर इसेंशियल है, करिकुलम इन ऑल सब्जेक्ट टू बी रिड्यूस्ड टू इट्स कोर इसेंशियल, उतना ही रखा जाएगा जितना ज़रूरी होगा। तो जो आपका सिलेबस होगा उसका जो इम्पोर्टेंट या कोर पार्ट होगा उसको तो आपको सिलेबस में डाल दिया जाएगा। उसके साथ क्या क्या नई चीज़ें आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग को किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, जो मैंने आपको बोला था, डिस्कवरी हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया। उसके अलावा इंटरेक्टिव क्लासरूम, ठीक है, आपको किताबी ज्ञान से बाहर आना होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी होगी, ठीक है, ताकि आपका बुक्स का मतलब सिर्फ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, हज़ारों टाइप्स की, लाखों टाइप्स की बुक आपको मिलेगी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आपका जो नॉलेज बेस्ड जो अनाउंस हो, आपकी थिंकिंग हो, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग साथ में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को भी प्रमोट किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलेबस कम तो किया जाएगा बट नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ द गोल्डन फीचर ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है। साथ में आप देखोगे जो मैंने आपको ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के बारे में बताया था, उन ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को वापस स्कूल एजुकेशन के अंदर लाया जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो टेक्नोलॉजी और ऑन एजुकेशन में मैंने आपको बात की थी, जो एजुकेशन की टेक्नोलॉजी होगी, चाहे टीचर और लर्निंग असेसमेंट होगा, चाहे एजुकेशन की प्लानिंग होगी, चाहे डिजिटल इंडिया कैंपेन्स होंगे, चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट होगा, चाहे रेगुलेशन होगा, इन सब में टेक्नोलॉजी का यूज़ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यहाँ पर बनाया जाएगा। MOOC का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो आपने स्वयं और स्वयं प्रभा का नाम सुना होगा। दिव्यांग फ्रेंडली सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे। वेरियस लैंग्वेजेस में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है उसको बनाया जाएगा, ठीक है। वर्चुअल लैब्स क्रिएट की जाएगी, ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा, और अभी आप देख रहे हो यही चल रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ताकि हर एक एंगल से इसको होलिस्टिक बनाया जा सके, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ देखना, अब हम बात करेंगे टीचर्स एजुकेशन के बारे में। थोड़ा सा सिंपल है कि टीचर्स एजुकेशन के अंदर आपने स्टूडेंट को तो इंश्योर कर लिया, बट टीचर्स भी तो क्वालिटी टीचर्स यहाँ पर होने चाहिए। तो आप देखो एक तो यहाँ पर दिया गया है 4 years इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा 2 साल की बीएड होती है, तो अब यहाँ पर अलग अलग प्रोविज़न दिए गए हैं। अगर आप एक साथ 4 साल का बीएड वाला इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो, तो आप देखोगे मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग दैट इंक्लूड्स स्टूडेंट टीचिंग एट लोकल लेवल्स बाय 2030। एक 2 साल का बीएड कोर्स है और एक 1 year का बीएड कोर्स है, ये सबके लिए अलग अलग है। ये 2 साल का बीएड कोर्स उन टीचर्स के लिए होगा जिनके पास पहले से क्या है, बैचलर डिग्री है, वो पहले से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए 2 साल का बीएड कोर्स होगा। बट जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है उनको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना होगा। साथ में एक और है, 1 साल की बीएड का भी प्रोविज़न किया गया है। देखो फॉर दोज वो हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट ऑफ 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो 4 साल का बैचलर्स कोर्स कर चुके हैं, क्योंकि बैचलर्स डिग्री तो 3 साल में भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको बोला था बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च वो कितने साल में मिलेगी, 4 साल में मिलेगी। या किसी के पास मास्टर्स डिग्री है तो वो 1 साल का बीएड कोर्स करके एलिजिबल हो सकता है। तो अब देखो टीचर्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया है, या तो आप 4 साल का बीएड का कोर्स कर लो, यदि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बैचलर्स डिग्री है आपके पास, तो आप 2 साल का बीएड कोर्स कर लीजिए, और यदि आपके पास
4 साल वाली बैचलर्स डिग्री है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप 1 ईयर का बीएड कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो टीचर्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए इन्होंने अलग अलग मैकेनिज्म बनाए हैं। ये भी फ्लेक्सिबल है, 4 साल, 2 साल, 1 ईयर, ये आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो टीचर्स एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड बाय 2030 इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो इनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए भी इस पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। आप देख सकते हो, चेंजिंग द अप्रोच टू टीचर्स एजुकेशन, टीचर एजुकेशन की अप्रोच को भी इस पॉलिसी के माध्यम से बदलाव किया जा रहा है। अब देखो, साथ में जो मैंने आपको बोला था स्पेशल इकोनॉमिक, जैसे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वैसे ही स्पेशल एजुकेशन जोन्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, स्पेशली उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो ये सारी की फैसिलिटीज़ नहीं है। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में मैंने बात की ताकि बेसिकली इन सब चीज़ों को भी भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें समाहित हम कर सकें, इनकी मेन स्ट्रीमिंग हम कर सकें। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए भी एक प्रोसेस यहाँ पर डिज़ाइन की गई है कि किस प्रकार से अलग अलग फील्ड के टीचर होंगे। अब देखो, मोटिवेटेड और एनर्जाइज और कैपेबल फैकल्टी होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट जो मेरिट के आधार पर किया जाएगा, चाहे उनकी एकेडमिक्स है, चाहे उनके टीचिंग स्किल्स है, चाहे उनकी रिसर्च है, चाहे उनकी पब्लिक सर्विस है, तो अलग अलग प्रोविजंस है जिसके माध्यम से टीचर्स को हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनकलकेट किया जाएगा या समाहित किया जाएगा। ये भी इस पॉलिसी के अंदर बात की गई है। ठीक है, काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जाएगी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोस एनरोलमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका। आपकी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें तो 100% बाई 2030 और हायर एजुकेशन के अंदर 50% बाई 2035। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में हम बात कर चुका। ये एक और चीज़ आप ध्यान रखना, जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक्स होगी विल बी मेड अवेलेबल इन होम लैंग्वेज। तो बेसिकली सिर्फ बच्चों को मातृभाषा में ले जाया तब जा सकेगा। जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स है वो उनको उस लैंग्वेज में अवेलेबल हो पाए, तो उन लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट करवाया जाएगा ताकि सब बच्चों को हम वहाँ पर खींच सकें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। रिजिड सेपरेशन नहीं है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, 2 करोड़ बच्चों को वापस लेकर आना, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, टीचिंग के बारे में, करिकुलम के बारे में, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एनईपी के बारे में, ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में, एफिलिएशन सिस्टम के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब एक यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है, परख। परख का मतलब आपका मूल्यांकन करना। परख को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्यांकन करना। तो आप देखोगे, सेटिंग अप ऑफ नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर परख की स्थापना की जाएगी जो आपका असेसमेंट कर सके, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये एजुकेशन पॉलिसी आपको इवेलुएट करेगी, टाइम टू टाइम आपको असेस करेगी। तो आप देखोगे इसलिए एक परख की स्थापना की गई है जो क्या क्या करेगी। ये जो परख बॉडी बनाई गई है ये आपके लिए नॉर्म्स सेट करेगी, क्या क्या गाइडलाइंस होगी उन सबको असेस करेगी और उनका एवेल्यूएशन ये करेगी ताकि आपके लर्निंग आउटकम्स को और ज़्यादा प्रमोट यहाँ पर किया जा सके। तो परख क्या है? आपका एक ऐसा नेशनल सेंटर जो आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन सेक्टर को एनालिसिस करेगा, रिव्यू करेगा, टाइम टू टाइम उसको असेसमेंट करेगा। उसके लिए परख की स्थापना यहाँ पर की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट हम बात करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपके इंटरव्यूज़ में सवाल पूछा जाता है, क्यों ये पॉलिसी अलग अलग सेक्टर्स को अप्रोच करती है। तो आप देखो, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इसका रहा है। किस टाइप से रहा है? पहली चीज़ तो जेंडर आइडेंटिटीज़, जो आपकी जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग के आधार पर असमानता देखी जाती है, उसको ये कम करेगी। पर्टिकुलरली आप देखोगे फीमेल एंड ट्रांसजेंडर के अंदर, सोचो ट्रांसजेंडर को भी इन्होंने यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ किया है। किस टाइप से? जो फीमेल और ट्रांसजेंडर के मध्य जो जेंडर आइडेंटिटीज़ को लेकर इश्यू होते हैं उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। सोशल कल्चर आइडेंटिटीज़, जो आपकी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ है, उनको किस तरह से इस पॉलिसी के अंदर प्रमोट किया जाएगा। जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़, एक स्टूडेंट जो ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र है, जो जिसे आपने नाम सुना होगा नीति आयोग के द्वारा जो 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उन सब पर भी फोकस ये करेगी। डिसेबिलिटीज़ पर करेगी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस पर करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सेपरेट स्ट्रेटजी विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर फोकस्ड अटेंशन फॉर रिड्यूसिंग ईच ऑफ द कैटेगरी वाइज गैप्स। हर एक सेक्टर के लिए
सेपरेट स्ट्रेटजी होगी इन सारे सेक्टर को किस प्रकार से टारगेट किया जा सके। तो आपको सेक्टर भी मिल गए, एग्जाम में लिखने के लिए मिल गए, जेंडर आइडेंटिटीज़, इंटरव्यू में आप बोल सकते हो इंटरव्यूअर को कि किस तरह से जेंडर आइडेंटिटीज़ पर वर्क करेगी, जो आपकी सामाजिक असमानता है उनको कम करने के लिए काम करेगी, जो आपके ज्योग्राफिकल बैरियर से उनको हटाएगी, जो आपके दिव्यांग पर्सन है उनके लिए किस प्रकार से कारगर होगी। तो ये सब चीज़ें आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएगी, काफ़ी ज़्यादा इक्विटेबल यहाँ पर ये बनाएगी। लास्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा इस पॉलिसी के माध्यम से क्या क्या आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं, तो आप बता सकते हो जो आपका स्कूल एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन होगा, इक्विटी समानता आएगी, सब लोगों को समावेशिता यहाँ पर देखने को मिलेगी, बच्चों को आप ला सकोगे, SDG गोल्स को फुलफिल कर सकोगे, 21st सेंचुरी के अंदर इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकोगे, गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन सब चीज़ों को बताकर अपना आंसर आप कर सकते हो। तो आई थिंक इस एजुकेशन पॉलिसी को मैंने हॉलिस्टिक और एनालिटिकल वे में कवर किया है। सो सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा लेक्चर पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू गाइस।